सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, देख रहे थे हम आप जीव विज्ञान, ठीक है। तो इस जीव विज्ञान के अंतर्गत हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान की आज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज किसकी बात होगी? कोशिका विज्ञान। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कोशिका विज्ञान। तो देखेंगे कोशिका विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपके पास जीव द्रव्य। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत देखिए, अगर मैं बात करूं कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो पुरकेंजे ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। पुरकेंजे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुरकिंजे, ठीक है। तो जैसे लिखा मिले वैसे आप एडजस्ट करना, ठीक है। के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। कब किया गया था? तो 1839 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। किसका? तो जीव द्रव्य का, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये समझ लो है क्या, ठीक है। ये है क्या? यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन प्रभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीवों की सारी क्रिया इसी के कारण होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे अगर मैं कहूँ तो यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए दिख रहा होगा आपको, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, ठीक है फ्रेंड्स। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो एक हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कोशिका द्रव्य, दूसरा हो जाएगा आपका केंद्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन करता है कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भाग। कौन कौन से? एक है आपका कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक। अगर मैं बात करूं कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म। और केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, ये कोशिका में कोशिका द्रव्य की बात करेंगे। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोशिका द्रव्य आपका कहाँ रहता है? तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीचों बीच रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मैं केंद्रक की बात करूं, किसकी बात करूं फ्रेंड्स? केंद्रक की। तो केंद्रक समझ लीजिए, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है? द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक के अंतर्गत होता है, ठीक है, या अंदर रहता है, ठीक है। तो यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, ठीक है। कौन? ये केंद्रक द्रव्य कहाँ? तो ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं नीचे चित्रानुसार आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा ये बेसिक समझ लो आप पहले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है? केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। और जो केंद्रक द्रव्य होता है ये कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करूं जीव द्रव्य का 99% भाग जो है चार तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जीव द्रव्य का 99% भाग कितना होता है? चार तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब ये चार द्रव्य आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से चार द्रव्य दिख रहे हैं आपको? तो यहाँ बताना चाहूँगा, दोबारा गौर कर लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए चारों आपके सामने दिख रहे हैं। एक तो हो गया ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें 76%, कहने का मतलब 76% जो होती है ऑक्सीजन होती है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है केंद्रक के अंतर्गत, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, फिर आप कहते हो डीपली पूछ लिया गया, इसलिए आप ज़्यादा गौर करना, ठीक है। तो केंद्रक के अंतर्गत जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 76% पाई जाती है, ठीक है। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन जो होता है ना, ये मात्र 10.5% है। कितना है? 10.5% है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये केवल 10.5% पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो है ये केवल और केवल 10% पाया जाता है। कितना? हाइड्रोजन केवल और केवल 10% पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स आपका 2.5% पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है आपका? मात्र और मात्र 2.5%, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी कौन कितना पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ज़्यादा भी अंदर पूछेगा तो इतना ही पूछ सकता है कि सर्वाधिक कौन पूछा जाता है। अगर ये पूछ लेना कि सबसे कम कौन पाया जाता है, तो 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 76%, 2.5% आपका नाइट्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पर दर्शाया गया है, आपको गौर करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग
जल होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जीव द्रव्य का जो 80% भाग होता है ना, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जल होता है। एक बात और ध्यान रखना, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फ्रेंड्स, एक तो होते हैं आपके अकार्बनिक और एक होते हैं फ्रेंड्स आपके कार्बनिक, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है इनका, रेशियो जैसे एग्जाम में पूछ ले कि इनका रेशियो कितना होता है, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि इनका जो रेशियो होता है ना, वो होता है 18:19 के अनुपात में। कितना होता है, 18:19 के अनुपात में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन कहता है भाई ऐसा जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, तो 18 से 19 का होता है। ये बात आप ध्यान रखना, 18 किसका होता है तो अकार्बनिक का होता है, 19 किसका होता है तो कार्बनिक का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं आगे बात करूँ फ्रेंड्स, उसमें गौर कीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे कोशिका की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम, कोशिका की। तो कोशिका क्या होती है ये समझ लीजिए। देखिए कोशिका जिसे आप कह सकते हो सेल, क्या कह सकते हो फ्रेंड्स, सेल कह सकते हो, ठीक है। तो इस सेल के अंतर्गत कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक, देखिए क्या है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे मैं कहूँ कार्क की काट में कोशिका की खोज, देखिए जो खोज की गई थी ना, इसको कोशिका को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में क्या, अगर क्वेश्चन करता है कि भाई ऐसा है कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो साइटोलॉजी। मैंने बिल्कुल फ्रंट में ही ऊपर दिखाया था आपको, साइटोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करेंगे, कार्क की काट में कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक। कब की थी, तो 1665 ईस्वी में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर बताया गया है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है कि आप कोशिका की जो ऊपरी चीज है, जैसे उसने कहा भाई छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। कार्क की काट में कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, तो 1665 में की। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, उसका नाम क्या है, तो याद रखना यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, तो उसका नाम होता है फ्रेंड्स माइकोप्लाज्म। क्या नाम होता है, माइकोप्लाज्म। अगर पूरे नाम की बात करूं तो आप ध्यान रखना, देखिए माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ठीक है, गैली, देखिए लिखे दे रहा हूं मैं, सेक्टिकमा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, सेक्टिकमा। तो ये पूरी चीज आपके सामने देखो लिखी हुई है, उसमें गौर करिए क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछे ना, सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे लंबी कौन सी होती है फ्रेंड्स, तो कोशिका तंत्र की। अगर सबसे बड़ी पूछे तो जानते होगे आप, ऑस्ट्रिच एग होता है, ठीक है, जिसे आप कहते हो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वो नीचे मैंने बता रखा है, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर दर्शाया गया आपको कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्यान रखना है आपको 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान ने किया था फ्रेंड्स। ये बात आप डीपली समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे। आगे मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए यहां पर मैंने बाकायदा सचित्र वर्णन किया है, उसमें आप देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स जंतु कोशिका है और एक फ्रेंड्स है पादप कोशिका, ठीक है। तो यहां पर देखो इधर वाली साइड, ये वाली साइड जो है ये आपकी कौन सी कोशिका है, पादप, और ये है फ्रेंड्स जंतु कोशिका, ठीक है। याद रखना पादप और जंतु कोशिका में अंतर होता है, कॉमन नहीं होते, ठीक है। ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है इस जगह, देखिए जैसे ये पादप कोशिका की बात करूं तो फ्रेंड्स ये वाला भाग जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये केंद्रक कहलाता है,
ठीक है, कौन सा भाग, ये वाला। तो ये जो गोला बनाया मैंने ये केंद्रक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इधर ये जो आपको लंबे लंबे कण दिख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपको ताकि आप आसानी से समझ सको, आशा करता हूँ दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है। जूम कर दिया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, ये वाला भाग जो है ना केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है। ये फ्रेंड्स आपका जो थोड़ा सा ऐसे दिख रहे हैं ना इस जगह, ये गोल्जी का है, जिसे आप गोल्जी उपकरण कहते हो फ्रेंड्स। ये वाली जो है स्थिति, जो ये वाली स्थिति आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये है आपकी केंद्रीय झिल्ली, ठीक है। ये जो नॉर्मल लाइन इधर को दिख रही है आपको, ये है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। कोशिका भित्ति आपको ये दिख रही होगी, ठीक है। और माइटोकांड्रिया आपका ये है, ठीक है, माइटोकांड्रिया। राइबोसोम यहाँ पर दिखाया गया है आपको, इस जगह देखिए, ये राइबोसोम है आपका, ठीक है। ये वाली जो दो लाइनें आई हैं ये राइबोसोम के। हरित लवक यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। हरित लवक जो है आपका, ये देखिएगा थोड़ा सा, ये जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हो, ठीक है, किसे, हरित लवक को। ये वाला भाग है जैसे, ठीक है, ये वाला भाग है जैसे, ये है, ये आपका क्या है, आपका हरित लवक है, ठीक है। कोशिका द्रव्य आपको यहाँ पर बीच वाला स्पेस वाला जो स्थान है वो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये सारी अंतर्द्रवी जालिकाएं, ठीक है। उसके बाद देखो लाइसोसोम, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो लाइसोसोम होते हैं। खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका जो है आपका, उसमें थोड़ा सा कंटीली टाइप की होती है ना। हरित लवक देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको ये, और केंद्रक मैंने आपको बता रखा है। इसको टोटल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पादप कोशिका बोलते हैं, ठीक है। पादप कोशिका के बारे में मैंने आपको पीछे बताया, ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन प्रभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं फ्रेंड्स। जितने भी जीव होते हैं ना, जितने भी जीव होते हैं, मैं चाहे आपको कहूँ पादप और चाहे कहूँ जंतु, जो होता है ना, जितनी भी क्रियाएं होंगी सब इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए द्रव्य जो आपको जीव द्रव्य होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो कहते हो, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। तो यही जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब फ्रेंड्स ये किसकी है, पादप की है। तो पादप की जो होती है ना वो थोड़ी सी वर्गाकार होती है, ठीक है, कैसी होती है, वृत्ताकार। और जो आपका होता है ना इसकी जंतु की, तो जंतु की जो कोशिका होती है फ्रेंड्स, ये थोड़ी आयताकार होती है, ठीक है। इसकी आकृति ध्यान रखना, ये वृत्ताकार होती है और वो थोड़ी आयताकार होती है। अब अगर आपने ये देख लिया, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं आपको, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, तो देखिए एक तरफ रिक्तिका दिख रहा है और ये रसधानी है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली आपको इधर दिख रही है, गोल्जी का हो गया, ये अंतःद्रवी हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये केंद्रिका हो गई फ्रेंड्स, ये जो ये वाला जो है ना केंद्रक, ये केंद्रक हो गया आपका, ये कोशिका हो गया द्रव्य, ठीक है। उसके बाद माइटोकांड्रिया हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। माइटोकांड्रिया मतलब टोटल जो चीज होती है ना एक ही होती है, बस आकार थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब जो पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन कोशिकाएं जो होती है काम एक ही करती हैं, ठीक है, काम एक ही करती हैं। अब देखिए आगे बात करूं तो फ्रेंड्स आगे गौर कीजिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कोशिका के प्रकार, ठीक है, क्या, कोशिका के प्रकार। जैसे क्वेश्चन पूछता है भाई कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना कोशिका फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो एक है आपकी प्रोकैरियोटिक और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। फ्रेंड्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का नाम जो है पीछे आ चुका है पिछले वाले एपिसोड में, कहने का मतलब सेकंड में। आपको ध्यान रखना है इस बार कि जो प्रोकैरियोटिक होता है और जो यूकैरियोटिक होता है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छी प्रकार से अंतर स्पष्ट किया है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके अंतर कैसे आप क्या कह सकते हो, देखिएगा यहाँ पर दर्शाया गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए दिख रहा होगा आपको अंतर। देखिए प्रोकैरियोटिक की बात करूं और यूकैरियोटिक, तो इधर देखिएगा प्रोकैरियोटिक और इधर देखिएगा यूकैरियोटिक। फ्रेंड्स इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता। पहले एक बात समझ लो, ठीक है, अगर कोशिका भित्ति की बात करूं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में, तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, कौन सी, ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है, किसकी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये किसकी किसकी होती है, प्रोटीन और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यूकैरियोटिक की बात करूं तो ये फ्रेंड्स जो होती है ना सेल्यूलोज की बनी होती है, क्या, कोशिका भित्ति किसकी, सेल्यूलोज की, ठीक है। अब ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऐसा है कि जो
प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर नोट नहीं किया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपका गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, मैंने बताया आपको इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, और इसमें जो है श्वसन तंत्र माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें राइबोसोम जो 17S प्रकार के होते हैं, और इसमें जो होते हैं ना 80 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब 10 इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, गोल्जी काय इसमें होते हैं। अगर मैं गोल्जी काय की बात करूँ ना, तो इसमें तो होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, लेकिन गोल्जी काय इसमें नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे केंद्रक झिल्ली इसमें होती है पर इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं केंद्रक झिल्ली ले लो, उसके बाद और लाइसोसोम इसमें फ्रेंड्स होता है, इसमें नहीं होता है। लाइसोसोम जो होता है ना, इसमें तो होता है पर इसमें नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी कौन सी चीज़ है? जैसे केंद्रिका ले लो, सेंट्रियोल ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या है ऐसा? इसमें लिंग प्रजनन है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन होता है, पर इसमें जो है लिंग प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें नहीं होता है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं होता, इसमें होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात आप। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं, देखिए राइबोसोम तक पहुंच चुके हैं, इसमें 17 होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 70 होते हैं, इसमें 80 होते हैं। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो उस पर गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है, कैसी होती है? पतली होती है। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है ना, मोटी होती है। इनमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती, पर इसमें जो है कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है। ठीक है, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, इसमें लैंगिक जनन होता है। इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें जो है एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली चीज आप ध्यान रखना अच्छी प्रकार से। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी बातें जो क्वेश्चन में काफी रिपीट किए जाते हैं। देखो, जैसे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, क्या जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? इस मत को किसने दिया था? तो हॉक्सले ने दिया था। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो एंड्रियोस वेसालियस ने किया। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, जिसे मैंने अभी ऊपर बताया था, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है फ्रेंड्स, वही है ना, ध्यान रखना। उसके बाद कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो माइटोकांड्रिया में होता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लिवॉन हॉक ने की। सबसे बड़ी कोशिका फ्रेंड्स कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखिए यहाँ पर सारी चीज पे गौर करना। ठीक है, सारी चीज पे गौर करना फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे आगे बात करेंगे, तो आगे देखिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? यह होता है तो माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने की। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है फ्रेंड्स? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये भी बताया मैंने पीछे। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे लंबी मनुष्य की कोशिका तो मनुष्य की रीढ़ की हड्डियों और मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो तंत्रिका तंत्र, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें जो हमें आगे काम आएंगी, तो उनको भी आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो, जैसे दिख रहा होगा आपको कोशिका के मुख्य भाग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिख रहा है? कोशिका के मुख्य भाग। तो आइए कोशिका के मुख्य भाग देख लेते हैं। कोशिका भित्ति सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, कोशिका भित्ति सबसे पहले आप ये समझ लो। तो कोशिका भित्ति क्या होता है फ्रेंड्स? ये देखिएगा, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पहले तो एक बात समझ लो कि कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप फ्रेंड्स देखेंगे, यह किसका बना होता है? तो यह सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, यह सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए, यही कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में मदद करता है। कौन? तो ये कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, बात करेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति की बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। यह केवल पादप में पाया जाता है। किसका होता है? तो सेल्यूलोज का होता है। ठीक है, ये अगर इसके आकार की बात करें तो निश्चित आकृति एवं आकार जो है बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आकार नहीं है फ्रेंड्स, आकार है। ठीक है,
फिर देखिए आगे बात करेंगे अगर हम कोशिका झिल्ली की, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली की। तो देखिए कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, यह एक अर्धपरागम झिल्ली होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया, कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, यह एक अर्धपरागम झिल्ली होती है। ठीक है, आगे देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी चीज देखिएगा फ्रेंड्स, आगे देखेंगे मैंने बताया आपको। तो आगे जैसे हम बात करेंगे तारक काय की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, तारक काय। तारक काय क्या होता है इसे समझ लो। इसकी खोज किसने की थी, तो तारक काय की खोज जो की थी बोबेरी ने की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसने खोज की, तो बोबेरी ने खोज की थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, कहने का मतलब है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय जिसे आप सेंट्रोसोम बोलते हो, ठीक है, क्या अंदर एक या दो, क्या बताया मैंने, तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। ठीक है, एक या दो कण है फ्रेंड्स ये, ठीक है, एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तारक काय के अंदर एक या दो कण वाली रचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो सेंट्रियोल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आगे देखते हैं। जैसे आगे बात करेंगे हम राइबोसोम की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है, तो यहां पर सर्वप्रथम देखिए किसकी बात, देखो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका तथा जीई पैलाडे, किसने फ्रेंड्स, पादप कोशिका तथा जीई पैलाडे। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए अगर पूछे कब, तो 1955, ठीक है, 1955 ईस्वी में। देखिए दोबारा समझ लीजिए, जो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका तथा जीई पैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। फ्रेंड्स कब, तो 1955 में किसने देखा, पैलाडे ने देखा। 53 में किसने देखा, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा। ठीक है, 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। तो ये भी याद रखना, 1958 में है ना फ्रेंड्स, रॉबर्ट ने इसका जो है नामकरण किया था। ये भी आपका जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यह राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप कहते हो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड फ्रेंड्स याद रखना। उसके बाद देखिए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। जैसे क्वेश्चन पूछता है राइबोसोम किसका बना होता है, तो आपको यह याद रखना आरएनए का बना होता है शॉर्ट में, ठीक है ना। फिर देखिए इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए का बना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ स्तनी के लाल रुधिरण में राइबोसोम एवं अंतः प्रद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम माइटोकांड्रिया की, किसकी बात करेंगे, माइटोकांड्रिया। समझ लेंगे माइटोकांड्रिया क्या होता है। माइटोकांड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की। ठीक है, अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकांड्रिया दिया। दोस्तों हर बात याद रखना, हर पॉइंट। देखो मैंने सचित्र वर्णन आपको पीछे बताया था कि माइटोकांड्रिया कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। बस उसी के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, माइटोकांड्रिया खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की। कब की, तो 1886 में की। ठीक है, बेंडा ने इसका नाम दिया क्या, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को एक कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ माइटोकांड्रिया समझ में आ गया होगा। खोज अल्टमैन ने की, नाम किसने दिया, बेंडा ने दिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया के। ये तीन जो है काम माइटोकांड्रिया के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यह कोशिका का श्वसन स्थल है, कौन, तो माइटोकांड्रिया। किसका श्वसन स्थल है, कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है, कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है माइटोकांड्रिया में होता है, जिसकी काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब ऐसा है जिससे काफी मात्रा में हमें ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। ये भी ध्यान रखना, छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको ऐसे ही बता दी हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम गोल्जी काय की। ठीक है, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, गोल्जी काय की बात करेंगे। तो देखिए इसकी खोज जो की गई थी ना,
कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब कैमिलो गाल्जी थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इटली के थे। ठीक है फ्रेंड्स, इटली के थे। तो ये कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किसने की? तो कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समय एवं थैलियों का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात समझ लेंगे, ये समूह है। ठीक है ना, ये क्या है फ्रेंड्स? समूह है। ये जो समय लिखा है ना, ये समूह है इस जगह, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये लो। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की, जो इटली के रहने वाले थे। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों से बना होता है, या बना होता है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखना है फ्रेंड्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। आप इतना समझ लो, यही है कुल मिला के। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लाइसोसोम की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या है, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। इसकी खोज जो की गई थी ना, डी डुबे के द्वारा की गई थी। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। ठीक है, उसके बाद यह गोल इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यह घिरा हुआ महसूस होता है, ऐसा भी कह सकते हो। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या? बाहरी जितने भी बाहरी पदार्थ होते हैं उनका पाचन करता है, उन्हें खत्म करता है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह गोल इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, यह घिरा हुआ लगता है, महसूस होता है, प्रतीत होता है। इसका सबसे बड़ा कार्य क्या है लाइसोसोम का? तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि लाइसोसोम का सबसे बड़ा कार्य बाहरी पदार्थों को पचाना होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, बाहरी पदार्थों का भक्षण करना एवं पाचन करना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देखिएगा, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन करता है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना 24 टाइप। कहने का मतलब है 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसमें इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, दिख रहा होगा आपको लवक। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स लवक की। ठीक है, तो लवक क्या होते हैं ये समझ लीजिए थोड़ा सा। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, लवक कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। लवक को अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्लास्टिड। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में हम इसे प्लास्टिड कहते हैं। अब मैंने बताया ये कहाँ पाया जाता है, तो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे क्वेश्चन करता है कि भाई ऐसा है, ये बताओ लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स लवक जो होते हैं ना, 3 प्रकार के, एक हरित लवक, एक अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखिए, हरित लवक क्या होते हैं, अवर्णी लवक क्या होते हैं, वर्णी लवक क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जिससे आपकी कोशिका जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं हरित लवक की बात करूं, ठीक है, तो ये हरे रंग का होता है। हरित लवक कैसा है फ्रेंड्स? हरे रंग का होता है, क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, कौन? पौधा। तो पौधा जो है ना, इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन करता है। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं, तो हरित लवक को ही बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण हो जाता है। ठीक है, हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप। तो ये छोटी सी चीज थी जो मैंने यहाँ पुट अप नहीं की। ठीक है, तो अब देखिए बात करेंगे हम इसके, पत्तियों का रंग पीला, उसमें कैरोटीन के निर्माण के कारण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे बात करेंगे आगे अवर्णी लवक की। ठीक है, अवर्णी लवक क्या होता है वो समझ लीजिए। यह रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फ्रेंड्स? रंगहीन लवक होते हैं। यह है, ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वो क्या होता है? अवर्णी लवक, रंगहीन लवक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ले लो आप जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जड़ मतलब वो जमीन के अंदर होती है, जमीन फाड़ के थोड़ी नहीं प्रकाश पहुंच जाएगा। उसके बाद भूमिगत तना। तो ये 2 प्रकार की चीजें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। क्या? एक तो जड़ और दूसरा भूमिगत तना। ये किसके अंडर आते हैं? तो अवर्णी लवक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये पदार्थों को संग्रह करने वाला लवक भी है। ठीक है, आइए बात करेंगे फ्रेंड्स वर्णी लवक की। वर्णी लवक क्या होता है इसे समझ लीजिए। देखिए, यह रंगहीन लवक होते हैं। कैसे लवक होते हैं फ्रेंड्स? रंगहीन लवक होते हैं। यह लाल पीले नारंगी होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आप ले लो, पुष्प ले लो, फल ले लो, ठीक है, पुष्प ले लो, फल ले लो, फल वित्ती ले लो, बीज ले लो, आदि चीजें जो है ना वर्णी लवक के अंतर्गत काम करती हैं। ठीक है, अगर वर्णी लवक के अन्य उदाहरण बात करें ना, तो जैसे टमाटर में लाइकोपेन, ठीक है क्या फ्रेंड्स, टमाटर में लाइकोपेन ले लो। और उसके बाद जैसे गाजर है तो गाजर में कैरोटीन ले लो, चुकंदर में विटामिन ले लो। तो ये सारी चीजें जो है वर्णी लवक में काम कर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे हम केंद्रक की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? केंद्रक की बात करेंगे। अब केंद्रक क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ठीक है, किसका? तो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कौन? तो याद रखना है आपको, केंद्रक। ठीक है, अब देखिए केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैसा? धागे नुमा पदार्थ जो है जाल के रूप में दिखाई पड़ता है, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका बना होता है? प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। अब एक बात और देखिएगा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को ही हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। फ्रेंड्स देखा होगा एक चित्र बना होता है ना, ऐसे करके बना होता है, ब्लू कलर में मिला करता है, ऐसे घूमा हुआ। ठीक है, ऐसे कुछ घूमा हुआ मिलता है, वो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं बात करूं आगे, तो आगे देखिएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, कितनी? गुणसूत्रों की संख्या जो होती है निश्चित होती है। जैसे अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, चिंपैंजी में फ्रेंड्स 24 जोड़े होते हैं। ठीक है, बंदर में जो होते हैं ना 21 जोड़े होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में जो होगा ना 21 जोड़ा होता है। क्या? गुणसूत्र। अब देखिए प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्र में जेली के समान दिखने वाला गाढ़ा भाग क्या कहलाता है, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो कोशिका विभाजन समझ लो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कोशिका विभाजन। तो जैसे कोशिका विभाजन की बात करें फ्रेंड्स, तो गौर करिएगा, कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वीरचाउ, ठीक है, इसमें वीरचाउ भी लिखा हो सकता है फ्रेंड्स, वीरचाउ छोटी की मात्रा मिल सकती है वहां पे, तो वीरचाउ ने देखा। ठीक है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वीरचाउ ने देखा, और देखने के बाद उन्होंने इसके 3 पार्ट बनाए। कितने पार्ट बनाए फ्रेंड्स? 3 पार्ट। तो आप कह सकते हो कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है या 3 पार्ट में होता है। एक असूत्री विभाजन होता है फ्रेंड्स, अमीटोसिस। ठीक है, एक समसूत्री विभाजन होता है, मिटोसिस। एक होता है फ्रेंड्स अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये 3 प्रकार के विभाजन उन्होंने किए। अब फ्रेंड्स ये समझ लो तीनों प्रकार के विभाजन किए तो क्या हुआ ऐसा। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आप देखिएगा असूत्री विभाजन। ठीक है, अमीटोसिस। तो यहां देखिए ये विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। ठीक है, किसमें किसमें? तो आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। ठीक है, शैवाल हुआ, यीस्ट हुआ, अमीबा हुआ, ये भी आप कह सकते हो अमीबा में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन की। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन की बात करें तो देखिए इसे क्या कहते हैं? तो माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा अगर आपसे कि परोक्ष कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है, तो समसूत्री विभाजन को कहा जाता है। माइटोसिस शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में वॉल्थर फ्लेमिंग महोदय द्वारा किया गया।
ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को ना 5 चरणों में बांट दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अगर ढंग से देखो तो इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। लेकिन फ्रेंड्स उनको पढ़ने की आपको कोई खास आवश्यकता नहीं है। एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। बस यही छोटी छोटी चीजें उसमें होती हैं, ठीक है। जैसे समसूत्री विभाजन की पश्चात्ता सबसे छोटी होती है, केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन की। किसके बात करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन समझ लो। देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज जो की गई थी सर्वप्रथम बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, परंतु इसका नामकरण जो किया था ना फार्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किसने किया? तो याद रखना फार्मर तथा मूरे ने किया। खोज किसने की? तो आप ऐसा कह सकते हो बीजमैन ने की थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर समझ लो। देखो डीएनए और आरएनए में अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। पहले ये समझ लो डीएनए की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर गर्ग ने की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है वो अंतर समझ लेते हैं। देखिए जैसे बात करें डीएनए और आरएनए में अंतर की, ठीक है। तो आप समझिए इसका अणु 2 श्रृंखलाओं का बना होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए की बात करें ना तो इसका अणु जो होता है ना 2 श्रृंखलाओं से बना होता है या सीढ़ी सदृश होता है, ठीक है। इसके अणु में केवल एक श्रृंखला होती है, ठीक है। इसके अणु में केवल एक श्रृंखला होती है। इसमें मैंने आपको बताया सीढ़ियां बनी होती हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसमें केवल राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। कैसा है? अनुवांशिक पदार्थ है। यह अनुवांशिक सूचना वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अनुवांशिक सूचना वाहक का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डीएनए स्थायी होता है और आरएनए जो होता है ना ये अस्थायी होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो ये इसके ना बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करूं फ्रेंड्स एक छोटा सा शब्द ले लो आप। एक छोटा सा शब्द होता है, क्या होता है? क्षार। क्या होता है फ्रेंड्स? क्षार। अब क्षार होता क्या है? इसे अगर ढंग से देखो तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, ऐसे। तो क्षार क्या होता है इसे थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। क्षार जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में उपस्थित होता है। क्षार क्या होता है? डीएनए में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? डीएनए में होता है। कौन? तो क्षार। अब देखिए जो डीएनए में होता है ना तो उसमें 4 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है फ्रेंड्स? एडिनिन, ठीक है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एक क्या होता है? एडिनिन, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक होता है फ्रेंड्स गुआनिन, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है थाइमिन, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक होता है साइटोसिन, तो उसे क्या होता है? सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना एक हो गया आपका एडी, ठीक है। एक क्या होगा आपका? एडी हो गया। एक हो गया आपका गुआ, ठीक है। और एक टी से जो हो गया ना आपका वो थाइमिन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? थाइमिन। और आखिरी जो बचा ना आपका ये बचा आपका साइटोसिन, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जो है ना क्या होते हैं? डीएनए में उपस्थित क्षार होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन है ना सदैव गुआनिन से जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने क्या बताया? जो एडेनिन होते हैं ना वो किससे? थाइमिन से। इसका संबंध किससे होता है? इससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और जो मतलब आपके साइटोसिन है, जो आपके साइटोसिन है वो गुआनिन से, या गुआनिन जो है ना आपके इससे जुड़े होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एडिनॉन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा 2 साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें सन 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इसी कारण उनको 1962 में क्या मिला था फ्रेंड्स? नोबेल पुरस्कार मिला था,
क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। तो किसे मिला फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार? तो ये याद रखना, वाटसन एवं क्रिक को। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक को। कब मिला? तो पीछे भी लिख चुका हूं मैं, 1953 में मिला नोबेल पुरस्कार। क्यों? क्योंकि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीज आपकी पीछे रह गई थी, उसे हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे देखिए।